हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी साइंस विद खुले सर। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं अध्याय पहला ठोस अवस्था के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ठोस अवस्था के बारे में। तो पढ़ने से पहले आप लोगों को क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखो नीचे में बेल आइकन आपको भी दिख रहा होगा, उसको प्रेस करना है और आपका चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कक्षा 12वीं रसायन के अंतर्गत अध्याय 1 ठोस अवस्था के बारे में, द सॉलिड स्टेट। देखो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसका यहाँ पर मैं टॉपिक लिख दिया हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। तो पहला हम लोग देखेंगे पदार्थ और उसके परिचय, माने पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ किस अवस्था में पाई जाती है, उसका परिचय यहाँ पर देखेंगे। फिर यहाँ पर दूसरा नंबर है आपका ठोस का परिभाषा, फिर ठोस के गुण, है ना, ठोस का वर्गीकरण, उसके बाद यहाँ पर देखो क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, फिर क्रिस्टलीय जालक और एकक कोष्ठिका, फिर 7वां नंबर आपका है एकक कोष्ठिका एवं अवयवी कणों की संख्या, उसके बाद 8वां नंबर है आपका संकुलन क्षमता, फिर आपका 9 है निविड संकुलन संरचना, और 10 नंबर पर है एकक कोष्ठिका विमा संबंधी गणनाएं करेंगे जो निर्विकल संबंधित रहेगा। 11वां है आपका ठोसों में अपूर्णताएं, में ठोस में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, ठोस के विद्युतीय गुण और ठोस के चुंबकीय गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर से एक बार देख लो, पहला हम लोग देखेंगे पदार्थ और परिचय, ठोस का परिभाषा, ठोस का विलक्षण गुण अर्थात ठोस का गुण यहाँ पर देखेंगे, फिर ठोस का वर्गीकरण, में ठोस को कितने भागों में बांटा गया है, फिर क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोस को फिर कितने भागों में बांटा गया है, उसका परिभाषा उसको समझेंगे। फिर क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका, 7वां नंबर एकक कोष्ठिका एवं अवयवी कणों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर संकुलन क्षमता करेंगे, किस प्रकार ये ठोस का निर्माण करते हैं, कण कैसे मिलते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर यहाँ पर निविड संकुलित संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, ठोस की और क्या क्या संरचना पाए जाते हैं। फिर उसके बाद 10वां नंबर है एकक कोष्ठिका विमा संबंधी गणनाएं, ठीक है। उसके बाद ठोसों में अपूर्णताएं, ठोस में कौन कौन से त्रुटि कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, यहाँ पर मैं 2 से लिख देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद 12वां नंबर पे विद्युतीय गुण, तो ठोस में विद्युतीय गुण किस प्रकार होते हैं और ठोस में चुंबकीय गुण किस प्रकार होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक पदार्थ और परिचय के बारे में, ठीक है। तो पदार्थ के बारे में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ कितनी अवस्था में पाई जाती है। तो चलो उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा डील कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं पदार्थ और परिचय, हैं पदार्थ और उसके परिचय के बारे में। तो पदार्थ के बारे में आप लोग तो जानते ही हो, पदार्थ किसे कहते हैं ना। तो पदार्थ वे वस्तु होते हैं जिसकी एक निश्चित द्रव्यमान होती है और वह कुछ न कुछ स्थान घेरता है, ठीक है। पदार्थ वह वस्तु होता है जिसमें द्रव्यमान होता है, भार होता है, वजन होता है, आकार होती है और वह स्थान घेरता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इसी को द्रव्य भी कहते हैं, ठीक है। द्रव मत समझो, द्रव्य है ये, मेटर। पदार्थ वह वस्तु होता है, वह वस्तु होता है जिसमें द्रव्यमान निहित होते हैं और वह स्थान घेरता है। एकदम सरल है, ज्यादा इसको डिटेल पढ़ाने की जरूरत नहीं है। पदार्थ के बारे में आप लोग जानते हो, क्लास 6 से लेकर 11 तक पदार्थ के बारे में पढ़ चुके हो, क्लास 9वीं में स्पेशल पढ़े हो, क्लास 11वीं में स्पेशल पढ़े हो, ठीक है। तो पदार्थ वह वस्तु होते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरता है। यहाँ पर मैं जो पेन पकड़ा हूँ वो भी क्या है, पदार्थ है। हम स्वयं एक पदार्थ है, अर्थात ब्रह्मांड में कोई भी चीज, हमारे ब्रह्मांड में यदि कोई भी चीज ऐसा चीज जिसका द्रव्यमान है और वह स्थान घेर रहा है तो पदार्थ कहलाता है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो पदार्थ वह वस्तु होता है जिसमें द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरता है। यदि पदार्थ के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और वहां कक्षा 11वीं का रसायन के कुछ मूलभूत अवधारणाएं के वीडियो बनाया गया है, ठीक है। वहां पर आप लोग को पदार्थ उसके वर्गीकरण के बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और कक्षा 11वीं का पदार्थ वाला वीडियो को यदि इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पदार्थ की अवस्था,
पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्था होते हैं भाई, सब जानते हो इसको, ठीक है। पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्था होती है। पहला होता है ठोस, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड। दूसरा अवस्था होता है आपका द्रव, क्या बोलते हैं इसको, लिक्विड, ठीक है। और तीसरा होता है आपका गैस। इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस, पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। अब देखो यहाँ पर पदार्थ की जो अवस्था होती है, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अध्याय का नाम है ठोस अवस्था, अर्थात इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे, द्रव और गैस के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, ठीक है। केवल किसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। आया समझ में। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग को और जानना है कि जो ठोस, द्रव और जो गैस होते हैं उनके मध्य क्या होते हैं, अणु होते हैं, समझो। अर्थात ठोस भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, द्रव भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और गैस भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अर्थात यहाँ पर क्या करेंगे, ठोस, द्रव और गैस में जो अंतर होती है वो कणों के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल और कणों की ऊष्मीय ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो ठोस, द्रव और जो गैस होते हैं वो आपस में अंतः परिवर्तनशील गुण प्रदर्शित करता है। इस चीज को आपको याद रखना है। जो पदार्थिक अवस्थाएं, तीनों अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, वो आपस में अंतर परिवर्तनशील होते हैं। अर्थात ठोस द्रव में बदल सकता है, द्रव गैस में बदल सकता है, ठोस डायरेक्ट गैस में बदल सकता है, गैस द्रव में बदल सकता है। इस प्रकार आपस में वो क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है, जिसको हम लोग अवस्था परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवस्था परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए डामर, जो सड़क में बिछाते हैं ना डामर, वो 3 अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जैसे पारा, पारा भी 3 अवस्था में होती है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो इस प्रकार ये तीनों जो अवस्थाएं होती है, पदार्थ की तीनों अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, आपस में कैसे होते हैं, अंतर परिवर्तनशील। इस प्रकार से अंतर लिख देता हूं, परिवर्तनशील, आपस में ये परिवर्तन हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर जो ठोस, द्रव और जो गैस अंतर परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि पदार्थ की अवस्था 2 चीजों पर निर्भर करती है। पदार्थ की अवस्था, यहां पर लिख देता हूं, पदार्थ की अवस्था 2 कारणों पर, लिखो है ना, 2 कारणों पर निर्भर करता है। ये कारण आपको समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे कि कैसे अवस्था परिवर्तन होता है और अवस्था परिवर्तन होने का कारण क्या है और किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, ये तीनों क्या होते हैं, अंतः परिवर्तनशील होते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, पदार्थ की जो अवस्था है क्या है, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की अवस्था है वो 2 कारण है, वो 2 कारणों पर निर्भर करता है। पदार्थ की जो अवस्था होती है वो 2 कारणों पर निर्भर करता है। पहला कारण है आपका पदार्थ के कणों का, या कणों के लिखा हुआ है ना, मध्य आकर्षण बल, इसको अंतरः आणविक बल भी कहा जाता है, आकर्षण बल, ठीक है। और दूसरा होता है पदार्थ के कणों का ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो पदार्थ की अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस, वो 2 कारणों पर निर्भर करती है ना। पहला है पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल और दूसरा है आपका पदार्थ के कणों का ऊष्मीय ऊर्जा। कहने मतलब ये होता है कि ठोस के जो कण होते हैं वो सघन होते हैं, ठोस के जो कण होते हैं वो सघन होते हैं, ठीक है। द्रव के जो कण होते हैं ठोस के अपेक्षा थोड़ा दूर दूर में रहते हैं, और गैस के जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर में रहते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि संसार में जो पदार्थ है, अर्थात संसार में जो भी पदार्थ है, जो भी वस्तु है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर, छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बना होता है,
ठीक है। तो वही कण में क्या होते हैं आपका, यदि परिवर्तन कर दिया जाए, कहने मतलब यह है कि ठोस के जो कण होते हैं वो सघन होते हैं क्योंकि आकर्षण बल अधिक होता है, द्रव के कण थोड़ा दूर दूर में होते हैं, आकर्षण बल थोड़ा कम होता है ठोस की अपेक्षा, और गैस के जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर तक होते हैं। इसका कारण यह है कि उनके कणों के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल में अंतर होता है। समझो, जिसका आकर्षण बल ज्यादा होता है वो ठोस के रूप में है, आकर्षण बल कम है तो कण दूर दूर में रहेंगे, आकर्षण बल और कम है तो और दूर दूर में रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल के द्वारा निर्भर होता है कौन सा अवस्था ठोस है, कौन सा अवस्था द्रव है और कौन सा आपका गैस है। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर बोला गया है कि तीनों अवस्था परिवर्तनशील होते हैं। तो परिवर्तनशील क्यों होते हैं और परिवर्तन हम क्यों कर सकते हैं, तो दो चीजों से हम लोग कर सकते हैं। पहला है पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल। यदि पदार्थ के कणों के मध्य, ठीक है, यदि पदार्थ के जो कण होते हैं जिससे मिलकर पदार्थ बना है, उस कणों के मध्य यदि आकर्षण बल को बढ़ा दिया जाए, आकर्षण बल को बढ़ा दिया जाए तो जो गैस था वो पहले द्रव में बदलेगा, फिर और बढ़ा देंगे आकर्षण बल को तो द्रव था वो ठोस में बदलेगा। यदि आकर्षण बल को कम कर दिया जाए, कम कर दिया मतलब दूर दूर तक कर दिया जाए, ठीक है, तो जहां तक दो पदार्थ, मान लो ये दो पदार्थ समझो, मान लो यहाँ पर ये दो पदार्थ हैं, आकर्षण बल ज्यादा कब काम करेगा, जब दोनों पास में होंगे। ठीक है, अब ये दोनों को कण क्या करेंगे, थोड़ा दूर दूर कर देंगे समझो, तो यहाँ पर ये दूर हो जाएगा, माने आकर्षण बल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आकर्षण बल, अब देखो यहाँ पर समझ में आ चुका है ये। ठीक है, पदार्थ के कण के मध्य आकर्षण बल में यदि परिवर्तन कर दिया जाए तो पदार्थ की अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर पदार्थ के जो कण में जो पदार्थ कण के जो मध्य आकर्षण बल है वो कैसे परिवर्तन होगा, तो पदार्थ के कणों का उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन करने से, पदार्थ के कणों का उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन करने से। कहना मतलब ये है, जब पदार्थ को हम लोग गर्म करेंगे, पदार्थ को जब हम लोग गर्म करेंगे तो गर्म करेंगे तो उसके जो कण हैं वो उष्मीय ऊर्जा को ले लेगा, उसके जो कण हैं वो उष्मीय ऊर्जा को ले लेगा और कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब जब कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है तो क्या होगा, ऑटोमेटिक उसके मध्य पाए जाने वाले जो बल है वो कम हो जाता है, और कम होने से कण क्या होते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। तो कणों में दूरी बढ़ते क्रम में जाएगा तो ठोस से क्या बन गया, द्रव, द्रव से क्या बन गया, गैस। आया समझ में। फिर से एक बार देख लो, मान लो यहाँ पर एक पात्र है, चलो तीन पात्र ले लेते हैं। पहले लेते हैं ठोस, दूसरा लेते हैं आपका द्रव और तीसरा लेते हैं आपका गैस। चलो अब क्या बोला गया, ठोस जो होते हैं उसके कण जो होते हैं सघन होते हैं, कण सघन होते हैं, कहने मतलब ये है कि इनके मध्य आकर्षण बल अधिक पाया जाता है। इस प्रकार से समझो, आकर्षण बल अधिक होता है इसीलिए ये सघन होते हैं, इसीलिए ठोस भी होते हैं और कठोर भी होते हैं। असंख्य संख्या बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, समझना है इसको। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अंतर परिवर्तनशील होते हैं, मतलब परिवर्तन होंगे। तो यहाँ पर परिवर्तन होंगे मतलब पदार्थ की अवस्था किसके किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, पदार्थ कणों के मध्य आकर्षण बल के ऊपर और पदार्थ के कणों को उष्मीय ऊर्जा। अब देखो मान लो, देखो इसका कण सघन है, इसका कण थोड़ा दूर दूर में रहेगा। ठीक है, और गैस का कण और दूर दूर में रहेगा भाई, इस प्रकार से। देखो कणों में सघनता आपको ज्यादा किसमें दिख रहा है, ठोस में, इसमें थोड़ा कम है, इसमें थोड़ा और कम है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सघन ये आपका ज्यादा है समझो, इसमें कण थोड़ा दूर दूर में है और दूर दूर में, इसको कुछ समझना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल, ये तो समझ में आ चुका है। अब बोला गया है कि पदार्थ के कणों के जो आकर्षण बल है उसको कैसे कम करेंगे, तो उष्मीय ऊर्जा देकर। मान लो हमने इसको किया गर्म, हमने इसको गर्म किया किसको, ठोस को, तब कण क्या करेंगे, कण की गतिज ऊर्जा में क्या होगा, बढ़ जाएगा। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जैसे ही कण की गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो वहां पर क्या होगा, जो बल है बीच में वो बल कमजोर हो जाएगा समझो, बल कमजोर हो जाएगा माने बल कम हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा को हम माने ठोस को जब हम गर्म करेंगे तो पहले किसमें बदलेगा, वो द्रव में। यदि ज्यादा गर्म करेंगे तो यहाँ पर गैस में डायरेक्ट बदल सकते हो ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ठीक है,
तो ठोस को हमने गर्म किया तो कण क्या करेंगे, गति करेंगे, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो कण क्या होंगे, दूर दूर चले जाएंगे, तो दूर दूर जाएंगे तो यहाँ अवस्था में परिवर्तन होता जाएगा। सघन था, दूर चला गया, द्रव में बदला, और दूर चला गया तो गैस बदला। इस प्रकार से हम किसी भी पदार्थ के ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन करके पदार्थ का अवस्थाओं को परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए क्या बोला गया है कि ठोस, द्रव और गैस जो अवस्था है वह पदार्थ कणों मध्य आकर्षण बल और पदार्थ कणों की ऊष्मीय ऊर्जा पर निर्भर करती है। इन्हीं दोनों कारण के द्वारा हम लोग ठोस, द्रव और गैस तीनों को अंतः परिवर्तनशील कर सकते हैं। ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में परिवर्तन कर सकते हैं। समझ में आ चुका है आप लोग को? चलो फिर से एक बार बोल देता हूँ। पदार्थ मुख्यतः तीन अवस्था में होती है, ठोस, द्रव और गैस। ये तीनों अवस्था आपस में अंतर परिवर्तनशील होते हैं। हम तीनों को परिवर्तन कर सकते हैं, ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, गैस को द्रव में, इस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं। ठोस, द्रव और गैस परिवर्तनशील होते हैं, समझ में आ चुका है। और यह दो कारणों पर निर्भर करता था। पदार्थ की जो अवस्था है, माने कौन सा पदार्थ ठोस रहेगा, कौन सा पदार्थ गैस रहेगा, कौन सा पदार्थ द्रव रहेगा, वो दो कारणों पर निर्भर करती है। पहला कारण है आपका पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल। यदि आकर्षण बल ज्यादा है तो ठोस, आकर्षण बल थोड़ा कम है तो द्रव, यदि आकर्षण बल और कम हो गया तो आपका गैस। ठीक है। और आकर्षण बल कैसे कम होता है, तो गतिज ऊर्जा के कारण। गतिज ऊर्जा कैसे उत्पन्न होगा, जब हम कणों की ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन करेंगे, अर्थात कणों को ऊर्जा देंगे। तो कणों को जब ऊर्जा देंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, माने कण गति करने चलेंगे, भगेंगे, समझो इधर उधर भगेंगे कण। तो जब कण एक दूसरे को दूर हटेंगे तो बल क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। तो बल कमजोर होगा तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। ठोस द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव, इस प्रकार से परिवर्तन होते रहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा और कणों के मध्याकर्षण बल के कारण। समझ में आ चुका है? चलो ये क्लियर होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है पदार्थ क्या है। पदार्थ वह वस्तु होता है जिसका द्रव्यमान निहित होता है और स्थान घेरता है। ठोस, लोहा, पत्थर, ये सब क्या होते हैं, ठोस होते हैं। द्रव, जल, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या होते हैं, द्रव होते हैं। फिर गैस, आपको सब जानते हो, गैस में क्या हाइड्रोजन, हीलियम, बोरॉन, सब जान रहे हो। ठीक है। तो ये सब किसमें आएंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, ये सब किसमें आएंगे, गैस में आते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका है। पदार्थ की अवस्था परिवर्तनशील होते हैं और पदार्थ की अवस्था दो बातों पर निर्भर करती है, पदार्थ के मध्य आकर्षण बल और आपका पदार्थ कणों की ऊष्मीय ऊर्जा। बन जाएगा। चलो इसको मैं लिख देता हूं, आप लोग नोट्स कर लो। तो यहाँ पर मैं इसका कारण, और जो कारण था ठोस, द्रव और गैस में बदलने का और अंतर परिवर्तनशील क्यों होते हैं और कैसे इसको बदल सकते हैं और पदार्थ की अवस्था किसके ऊपर निर्भर करता है, उसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स तैयार कर लो। ठीक है। एक बार इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में और जल्दी से आ जाए। ठीक है। देखिए यहाँ पर ये तीनों अवस्था एक दूसरे में अंतर परिवर्तनशील होते हैं, समझ में आ चुका है। अर्थात ताप में परिवर्तन करके इनकी अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है। चलो पदार्थ की अवस्थाएं दो बातों पर या दो कारणों पर निर्भर करती है। पहला होता है अंतर आणविक आकर्षण बल। ही बोला था कि अणुओं के मध्य आकर्षण बल और अवयवी कणों की ऊष्मीय ऊर्जा, वही जो कण होते हैं उसको अवयवी कण बोलते हैं। तो कणों की ऊष्मीय ऊर्जा पर यदि कणों की ऊर्जा में परिवर्तन कर दें तो ऑटोमेटिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। यदि ताप बढ़ाकर अवयवी कणों के मध्य क्या रहेंगे, अणु, परमाणु या आयन, इन तीनों से मिलकर अवस्था बनते हैं। समझो कोई पदार्थ बनता है, अणु से मिलकर, परमाणु से मिलकर, आयन से मिलकर पदार्थ निर्माण होता है। ठीक है। यदि इन कणों की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ाई जाए तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा बढ़ा देंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, कण गति करेंगे। जिसके कारण अंतः आणविक आकर्षण बल कमजोर हो जाते हैं, कणों के मध्य जो बल होती है वो कमजोर हो जाती है एवं गलनांक बिंदु पर ठोस पदार्थ द्रव में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, गलता है। समझो ठोस गल कर क्या बनेगा, द्रव बनाएगा। कहना मतलब ये है, मान लो हमारे पास ये बर्फ है। अभी ये ठोस अवस्था में इसका एक निश्चित आकार आयतन है, मैं पढ़ाऊंगा ठोस क्या होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये ठोस है। अब मान लो हम इसको गर्म किया, समझना है, हमने गर्म किया तो ठोस किस में बदलेगा, पहले द्रव में बदलेगा। और ज्यादा गर्म कर दिया, समझो, और गर्म कर दिए तो किस में बदलेगा, गैस बदल जाएगा, वाष्प बन जाएगा, समझो। ठीक है। बर्फ को गर्म करेंगे तो द्रव बनाएगा, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस बनाएगा। इसी प्रकार गैस ज्यादा ठंडा कर देंगे तो द्रव में बदलेगा, द्रव को और ठंडा कर देंगे तो फिर से क्या होगा, आपका
ठोस में बदल जाता है। इस प्रकार हम क्या होते हैं, किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। तो परिवर्तन होता है, दो कारणों पर निर्भर करता है। इसको अपने दिमाग में ठूस लो, अर्थात दिमाग में एकदम कैप्चर कर लो। अंतः आणविक आकर्षण बल, अणु के मध्य आकर्षण बल, और अवयवी कणों की ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो पदार्थ उसका परिचय समझ में आ चुका है। अब चलो देखते हैं ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, ठोस के क्या क्या गुण होते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसको एक बार फिर से। हम स्टार्ट करते हैं ठोस के बारे में। ठीक है, अभी आपने पढ़ा पदार्थ और पदार्थ के कुछ गुण के बारे में पढ़ा, पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ा, अवस्था परिवर्तन कैसा होता है सब समझ में आ चुका है। आप देखते हैं ठोस, यहीं से आप लोग का चैप्टर का मुख्य टॉपिक स्टार्ट होता है। ठोस, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सॉलिड। सॉलिड मतलब कठोर समझो। ठोस का नाम लेती है, आप लोग को समझ में आ चुका है कि ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ये तो गुण है उसका एक ठो। ठीक है, अब इसका मैं बताता हूं परिभाषा। देखो यहां पर ठोस पदार्थ की एक अवस्था होती है। ठोस जो होता है पदार्थ की एक अवस्था होती है। आप जानते हो पदार्थ मुख्य तीन अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस भी क्या है, एक अवस्था ही है। ठीक है, तो ठोस पदार्थ की एक अवस्था होती है जिसका एक निश्चित आकृति, एक निश्चित आयतन, आयतन मतलब जितना स्थान वो घेरता है। भाई जितनी आकृति रहेगा ना उतना ही तो आयतन घेरेगा वो। समझ में आ चुका है। आयतन मतलब द्रव्यमान, कंफ्यूजन नहीं हुआ है आप लोग को। ठीक है, चलो तो ठोस पदार्थ की एक अवस्था होती है जिसका एक निश्चित आकृति और आयतन होता है। और ये जो ठोस होता है वो पदार्थ के आकृति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, कहना मतलब यह है कि जो ठोस होता है वो कोई भी पात्र के आकृति पर निर्भर नहीं करता। इसको समझना है। ठीक है, फिर से एक बार बोलूं, ठोस पदार्थ की एक अवस्था है जिसका एक निश्चित आकृति और आयतन होता है जो पात्र के आकार पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, और इनके मध्य जो अंतरा आणविक आकर्षण जो बल होता है वो अधिक पाया जाता है, इसलिए इसके जो कण होते हैं वो सघन होते हैं। ठीक है, बन जाएगा। तो परिभाषा रूप हम लोग छोटा लिखेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो यहां पर देखो, ठोस पदार्थ की एक अवस्था होता है, अवस्था होता है जिसकी एक निश्चित आकृति और आयतन होता है, निश्चित आकृति और आयतन होती ही कर लो इसको। ठीक है, ताकि ज्यादा बेटर रहेगा। ठोस पदार्थ एक अवस्था होता है जिसका एक निश्चित आकृति और आयतन होती है जो किसी पात्र के आकृति पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर ठोस का परिभाषा आप लोग इसको नोट्स कर लो, मेरे साथ आप लोग भी नोट्स करते जाओ। ठीक है, बन जाएगा। क्लियर है। ठोस पदार्थ की एक अवस्था होती है, ठोस अवस्था सुने हो, जिसकी एक निश्चित आकृति, मतलब ठोस की जो आकृति होता है, ठोस की जो आकृति होता है वो आपका निश्चित होता है, और ठोस का जो आयतन होता है वो भी निश्चित होता है। कहना मतलब यह आयतन मतलब द्रव्यमान, जितना स्थान वो घेरता है। भाई जितना बड़ा ठोस रहेगा उतना बड़ा तो स्थान घेरेगा ना। छोटा ठोस छोटा स्थान घेरेगा, बड़ा ठोस बड़ा स्थान घेरेगा। क्लियर है। इसीलिए ठोस की जो आकृति होती है वो निश्चित होती है, नियत होती है, और उसका आयतन भी निश्चित होता है। इसको बोलते हैं ठोस, जो द्रव और गैस में अलग अलग होते हैं। क्लियर है, बन जाएगा। चलो, और ये पात्र के आकृति पर निर्भर नहीं करता। मान लो इसको किसी पात्र में डाल देंगे तो उसका आकृति पर निर्भर ये नहीं करता ठोस, क्योंकि ठोस की पहली भी एक निश्चित आकृति होती है। बन जाएगा। चलो,
तो एक बार फिर देख लो, ठोस पदार्थ की एक अवस्था होती है जिसकी एक निश्चित आकृति और आयतन होता है जो किसी पात्र की आकृति पर निर्भर नहीं करता। मान लो यहाँ पर एक ठोस है, समझो यहाँ पर एक ठोस है। आप देखो इसकी आकृति आपको दिख रहा है चतुर्भुज, इसकी आकृति क्या है, निश्चित है। और जितना बड़ा ये रहेगा, जितना सेंटीमीटर का रहेगा, जितना ही बड़ा रहेगा ये, ठीक है, क्षेत्रफल जितना बड़ा रहेगा, कहना मतलब ये है जितना बड़ा इसका आकार रहेगा उतना बड़ा इसका क्या होते हैं, क्षेत्रफल होते हैं। और वही क्षेत्रफल क्या होते हैं, उसकी आयतन है, समझो आए समझ में। अर्थात जितना बड़ा ठोस रहेगा उतना बड़ा स्थान वो घेरता है। इसीलिए किसी भी ठोस की आकृति निश्चित और आयतन निश्चित होती है, जो पात्र के आकार पर या पात्र की आकृति पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पर इसका उदाहरण लिख लो, ठोस का, लोहा, सोना, ये सब क्या है, ठोस है भाई। क्या है आपका, ये ठोस है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, आधे लिख लो, अपने हिसाब से बना सकते हो, ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं। एकदम सरल चैप्टर है, बहुत ही मजेदार है और बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो ठोस समझ में आ चुका है और उसके उदाहरण भी समझ में आ चुका है, क्लियर है। अब पढ़ते हैं ठोस के अभिलक्षण गुण। ये अभिलक्षण बोलते हैं ना, ठोस के अभिलक्षण है, ठोस के गुण के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हिसाब से इसको हम लोग कर लेते हैं ताकि आप लोग को याद रहेगा। सब पॉइंट को एक साथ मिला दोगे तो बन जाएगा पूरा थ्योरिटिकल रूप। ठीक है, तो पहला पॉइंट के रूप में ले सकते हैं यहाँ पर कि ठोस की आकृति और आकार निश्चित होती है। पहला इसी में से निकाल लेते हैं, ठोस की आकृति और आयतन निश्चित होता है। पहला गुण ले सकते हैं। दूसरा ले लो, ठोस पात्र के आकृति पर निर्भर नहीं करता, सरल एकदम नहीं करता है। ठीक है, तीसरा ले लो, ठोस मुख्यतः कठोर होते हैं, कठोर होते हैं। आपको 3 पॉइंट समझ में आ चुका ना। चौथा, ठोस के अवयवी कण, ठोस के अवयवी कण पास पास होते हैं, पास पास होते हैं, ये भी समझ में आ चुका ना आपको। पांचवा लिख लो, अवयवी कणों के मध्य, अवयवी कणों के मध्य, अवयवी कणों के मध्य अंतः आणविक या अंतरा आणविक बोल सकते हैं। ठीक है, अंतः आणविक आकर्षण बल अधिक होता है, आकर्षण बल अधिक होता है। ये भी आपका क्लियर हो चुका ना। चलो, तो एक बार इसको देख लेते हैं। ठोस की आकृति और आयतन निश्चित होता है, समझ में आ चुका ना। ठोस पात्र की आकृति पर निर्भर नहीं करते, भी समझ में आ चुका ना। ठोस मुख्यतः कठोर होते, समझ में आ चुका ना। ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं, आप डायग्राम में देख चुके हो। ठीक है, उसके बाद आपका पांचवा है, अवयवी कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होते हैं, अधिक पाया जाता है। बन जाएगा, एकदम क्लियर है। चलो, यहां पर और लिख लो, ठोसों का घनत्व द्रव और गैस से अधिक होता है। घनत्व समझते हो ना, कणों की संख्या, कणों की संख्या और उसके बीच में सघनता समझो, अधिक होता है। बन जाएगा, ठोसों का घनत्व, और जो ठोस का घनत्व है वो द्रव और गैस से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। बन जाएगा।
सातवां कर लो, ठोस के कण एक दूसरे के आसपास, ये इर्द गिर्द बोल सकते हैं, कंपन करते हैं, कंपन करते हैं। अर्थात मान लो यहां पर ठोस है, तो ठोस के जो कण होते हैं कैसे होते हैं, सघन होते हैं। इतना समझ में आ चुका है आप लोग, इसकी आकृति आयतन सब निश्चित होता है। तो इसके मध्य जो कण होते हैं एक दूसरे के आसपास ही कंपन करते हैं, इस चीज को याद रखना। इसके जो कण होते हैं वो एक दूसरे के आसपास ही क्या करते हैं, कंपन करते हैं। सघनता अधिक होती है, घनत्व अधिक होता है, इसकी आकृति आयतन निश्चित होती है, ठोस होते हैं, कठोर होते हैं। ये सब तो आप लोग को समझ में आ चुका ना। तो ये आप लोग 7 पॉइंट याद कर लो, फिर ये आपका समझो क्लियर है। क्या आपका ठोस का अभिलाक्षणिक गुण समझो, मैंने गुण है समझो, अभिलक्षण समझो। तो ठोस की आकृति और आयतन निश्चित होता है, क्लियर है। ठोस पात्र की आकृति पर निर्भर नहीं करता, क्लियर है। ठोस मुख्यतः कठोर होते हैं, क्लियर है। ठोस के अवयवी कण पास पास होते हैं, देखो यहाँ पर पास पास होते हैं, क्लियर है एकदम, ठीक है। अब ठोस के अवयवी कण पास पास होने के साथ साथ अवयवी कणों के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए पास पास होते हैं। ठोसों को घनत्व द्रव और गैस से अधिक होता है, सघन होते हैं कण इसके। ठोस के कण एक दूसरे के आसपास इर्द गिर्द क्या करते हैं, कंपन करते हैं। तो आपको ये 7 पॉइंट याद होना चाहिए, एकदम सरल पॉइंट निकाला हूं आप लोग के लिए, अपने शब्दों में इसको लिख सकते हो। और कंप्लीट होता है आपका ठोस के परिभाषा और ठोस के उदाहरण और ठोस के गुण। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ठोस के बारे में विशेष अध्ययन, जो अगला टॉपिक आएगा ठोसों का वर्गीकरण, ठीक है, जो मोस्ट एमपी टॉपिक रहेगा। तो चलो इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।